हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। स्वागत है आप सबका स्टडी क्वेश्चन चैनल पे। आज हम 6th क्लास का पार्ट नंबर 10 आधारभूत लोकतंत्र भाग 1 शासन के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, चलिए शुरुआत करते हैं। शासक धर्म की रक्षा करता है और जो धर्म की रक्षा करते हैं धर्म उनकी रक्षा करता है, ऐसा महाभारत में कहा गया है। न्याय के बिना शांति नहीं, समानता के बिना न्याय नहीं, विकास के बिना समानता नहीं, संस्कृति और लोगों की पहचान और सम्मान के बिना लोकतंत्र नहीं। ये रोबोबर्टा, ये मैनुचिम तुमने कहा है। ठीक है, परिचय की बात करते हैं हम। दीर्घकाल से मनुष्य समाज में रहता आ रहा है। जब बहुत से लोग एक साथ रहते हैं तब असहमति और अव्यवस्था की स्थिति उत्पन्न हो सकती है। ऐसे में समाज में व्यवस्था और सद्भाव बनाए रखने के लिए नियम अनिवार्य हो जाते हैं। ठीक है, यानी कि हमें नियम क्यों चाहिए? क्योंकि देखिए, समाज को व्यवस्थित रखने के लिए, ठीक है, और सद्भावना बनाए रखने के लिए हमें समाज के अंदर कुछ नियमों की जरूरत होती है। ठीक है, संभवतः आपके घर में भी कुछ सामान्य नियम होते होंगे जिनके पालन की अपेक्षा आपसे होती है। आप जिस विद्यालय में पढ़ते हैं वहाँ भी नियम होते होंगे, कुछ विद्यार्थियों के लिए तो कुछ शिक्षकों के लिए। बड़ी कक्षाओं में परीक्षा दे रहे विद्यार्थियों को भी कुछ अनिवार्य नियमों का पालन अवश्य करना पड़ता है। सड़क पर वाहन चालकों से भी यातायात के नियमों का पालन करने की अपेक्षा की जाती है। सभी प्रकार की नौकरियों में कार्यरत लोगों को भी नियोक्ता द्वारा बनाए गए नियमों का पालन करना पड़ता है, जबकि नियोक्ता को भी उन सभी नियमों का पालन करना पड़ता है जो उन्होंने अपने अधीन काम करने वाले लोगों के लिए बनाए हैं। यानी कि देखिए, आप कहीं भी हैं, कुछ भी करते हैं तो हर एक किसी को जो नियम बनाए होते हैं सो उन नियमों का पालन सबको करना होता है। ठीक है, आप देखो स्कूल में भी पढ़ते हो तो स्कूल में भी आपका टाइम टेबल है ना, वो भी एक नियम के अनुसार ही काम करते हैं। ठीक है, यदि कोई व्यक्ति नियम का पालन नहीं करता है तो क्या होगा? इसका सीधा सा उत्तर है कि समाज अपनी व्यवस्था बनाए रखने में सक्षम नहीं हो पाएगा। ठीक है, अगर हम नियमों का पालन नहीं करेंगे तो क्या होगा? यानी कि जो व्यवस्था है वो संतुलित नहीं रहेगी। ठीक है, नियम को किसने बनाया और क्यों बनाया? उन्हें किस प्रकार से बनाया गया? ये कुछ ऐसे प्रश्न हैं जिनके बारे में हम इस अध्याय में पढ़ेंगे। निर्णय को लेने की प्रक्रिया, नियमों के विभिन्न समूह से सामाजिक जीवन को व्यवस्थित करना और उनका पालन सुनिश्चित करना ही शासन कहलाता है। ठीक है, यानी कि देखिए, निर्णय लिए गए हैं, ठीक है, और नियमों के जो विभिन्न जो सामाजिक समूह हैं, ठीक है, उनके जीवन को व्यवस्थित करना और उनका पालन सुनिश्चित करना ही क्या कहलाता है? शासन कहलाता है। ठीक है, सरकार उन व्यक्तियों के समूह या तंत्र को कहते हैं जो नियम बनाते और नियमों के अनुसार अनुपालन सुनिश्चित करते हैं। कुछ अधिक महत्वपूर्ण नियमों को कानून कहा जाता है। इसका यह तात्पर्य कदापि नहीं है कि जो नियम और कानून एक बार बन गए वे सदा के लिए बन गए। जिस प्रकार घर पर आप अपने माता पिता के साथ किसी विशेष नियम के बारे में चर्चा कर सकते हैं अथवा विद्यार्थी संघ, विद्यालय या विश्वविद्यालय प्रबंधन से नियमों बदलाव के लिए कह सकते हैं, उसी प्रकार समाज को संचालित करने वाले कानून और नियमों में नागरिक भी अपनी बात रख सकते हैं। हम जानेंगे कि ऐसा किस प्रकार होता है। ठीक है, देखिए, जो ऐसा नहीं है कि जो एक बार रूल्स बन गए, एक बार जो नियम बन गए वो बदले नहीं जा सकते। ठीक है, वो समय के साथ साथ जो नियम बनाए गए हैं उनको भी हम बदल सकते हैं। तो आप ये देख सकते हैं इसमें किस तरीके से आपको दिखाए गए हैं। ठीक है, चित्र 1.10.1 में, और यहाँ पे आप ये बहुत सारे व्यवसाय देख सकते हैं कि लोग किस तरीके से काम करते हैं। सरकार के 3 अंग। ठीक है, यानी सरकार के कितने अंग होते हैं? सरकार के 3 अंग होते हैं। विश्व भर में समाज जिस प्रकार से कार्य करता है उसे डिजिटल तकनीक परिवर्तित कर रही है। भारत में 30 वर्ष पहले तक जिन लोगों को अपने से दूर बैठे संबंधियों को पैसे भेजने होते थे वे डाकघर की पंक्ति में लगकर फॉर्म भरकर मनी ऑर्डर भिजवाते थे, अथवा अन्य किसी व्यवसाय के लिए भुगतान करना होता तो वे पहले बैंक की पंक्ति में लगकर अथवा डिमांड ड्राफ्ट बनवाते और फिर उसे डाक द्वारा भिजवाते थे। आपने शायद इन शब्दों मनी ऑर्डर या डिमांड ड्राफ्ट को कभी न भी सुना हो, क्योंकि आज हमारे पास तुरंत पैसे भेजने के लिए डिजिटल संसाधन भी उपलब्ध है। यानी कि देखिए, जो आज हम डिजिटल करेंसी है, ठीक है, जो कि अगर हमें किसी को पैसे भेजे तो हम ऑनलाइन सारे पैसे वगैरह सब ट्रांसफ़र कर देते हैं। लेकिन जब तक ये तकनीक नहीं थी तब लोग वह क्या करते थे, अगर उनको पैसे भी निकाल ले ना तो बैंक में जाकर लाइन में लगते तब पैसे निकालते थे, और किसी के अगर भेजने हैं तो उसके लिए पहले मनी ऑर्डर बनवाते थे, डिमांड ड्राफ्ट बनवाते थे, उस पर साइन होते थे, फिर जाके हम किसी व्यक्ति को पैसे भेज पाते थे। ठीक है, लेकिन आज ये डिजिटल के ज़माने में ये सीधे चीज़ें बहुत ही आसानी से हो जाती हैं। डिजिटल तकनीक ने विशेष प्रकार के अपराधियों को भी जन्म दिया है जो अपने स्थान पर बैठे बैठे डिजिटल माध्यमों से लोगों की धनराशि चुराने के तरीके ढूंढते हैं। ऐसे आपराधिक गतिविधियों, जिसे साइबर क्राइम कहते हैं, को रोकने के लिए अनेक सरकारों ने नए कानून बनाए हैं। ऐसे कुछ साइबर अपराधियों जिन्होंने अपनी तकनीकी दक्षता का उपयोग
समाज की भलाई के बजाय भोली भाली जनता के श्रम से कमाए हुए धन को लूटने के लिए गिरफ्तार भी किया गया है एवं न्यायालय द्वारा उन्हें दोषी ठहराया गया है। समानता उन्हें आर्थिक दंड के साथ साथ जेल की भी सजा दी जाती है। ठीक है, देखिए जितनी चीज़ें आसान हो गई हैं ना, उसी तरीके से जो अपराधी हैं, अपराधियों के लिए भी चीज़ें आसान हो गई। वो लोग बागों को बैठे बैठे डिजिटल के माध्यम से क्या करते हैं कि वो लोगों के पैसों को एक दूसरे से अकाउंट में ट्रांसफ़र कर देते हैं। साइबर क्राइम आपने अखबार में भी देखा होगा कि लोग किस तरीके से लोगों को परेशान करते हैं। ठीक है, और क्या है कि सरकार ने इसके लिए नियम भी बनाए हैं। ठीक है, ताकि और उनको इस चीज़ के लिए सज़ा दी, गलत कार्य के लिए उसको उनकी सज़ा दी जा सके। इस उदाहरण से हम देख सकते हैं कि किस प्रकार सरकार के तीनों अंग अथवा शाखाएं एक साथ कार्य करते हैं। सबसे पहला विधायिका। विधायिका वह अंग है जो कानून बनाती है। ठीक है, यानी कि विधायक का कार्य क्या है? विधायक का कार्य कानून को बनाना और कभी कभी पुराने कानूनों में संशोधन तथा वर्तमान कानून को निरस्त भी करती है। यह कार्य जनता के प्रतिनिधियों की सभा द्वारा किया जाता है। भारतीय शासन प्रणाली का हम आगे अवलोकन करेंगे। ठीक है, दूसरा है आपकी कार्यपालिका। कार्यपालिका वह अंग है जो कानूनों को लागू करती है। यानी देखिए, जो विधायक ने जो कानून बनाए हैं उनको लागू कौन करेगा? उनको लागू करेगी कार्यपालिका। इसके अंतर्गत राष्ट्र राज्य के प्रमुख राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री या मुख्यमंत्री, मंत्रीगण और ऐसे अभिकरण आते हैं जिनका दायित्व कानून को लागू करवाना होता है। यहाँ दिए गए उदाहरण में साइबर पुलिस ऐसी ही एजेंसी है। फिर हमारा न्यायपालिका। न्यायपालिका न्यायालयों की प्रणाली है जो इस बात का निर्णय करती है कि क्या किसी ने कानून तोड़ा है और यदि तोड़ा है तो उस पर क्या कार्रवाई की जाए या फिर यदि आवश्यक हो तो उसे क्या दंड दिया जाए। ठीक है, तो कभी कभी यह इस बात की भी जांच कर दे कि क्या कार्यपालिका द्वारा लिया गया कोई निर्णय ठीक है या नहीं, अथवा विधायिका द्वारा पारित किया गया कानून भली भांति परखा गया और सभी के हित में है या नहीं है। ठीक है, देखिए विधायिका कानून बनाती है और कार्यपालिका उसको लागू करते हैं। न्यायपालिका देखती है कि जो कानून बना है उसका नियम सही तरीके से हो रहा है या नहीं। ठीक है, शासन के किसी भी अच्छे तंत्र में इन तीनों अंगों को निश्चित रूप से पृथक रखा जाता है, जबकि ये तीनों एक दूसरे को प्रभावित करते हैं और कार्य भी एक साथ करते हैं। यह विभाजन शक्तियों का पृथक्करण कहलाता है। यानी कि देखिए, विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका, ये तीनों ही अलग अलग हैं और तीनों ही अंग अपने अपने कार्य को बहुत अच्छे तरीके से करती हैं। ठीक है, और एक दूसरे को ये प्रभावित भी करती हैं। तो इससे क्या होता है? इससे शक्तियों का क्या होता है? विभाजन होता है, पृथक्करण होता है। यानी कि एक साथ जो पावर है वो उसको डिवाइड कर दिया गया है। ठीक है, इसका उद्देश्य पूरी प्रणाली को नियंत्रित करना है, संतुलन बनाए रखना है। अर्थात सरकार का प्रत्येक अंग दूसरे अंग के कार्यों की निगरानी कर सकता है तथा यदि कोई अंग अपनी अपेक्षित भूमिका से परे जाकर कार्य कर रहा है तो उसे नियंत्रित कर उसे पुनः संतुलन स्थापित कर सकती है। ठीक है, दैनिक शासन के तीन अंग कौन कौन से? विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका। ठीक है, अब हम बात करते हैं सरकार के तीन स्तर की। ठीक है, कोई भी सरकार कम से कम दो स्तरों पर कार्य करती है, स्थानीय स्तर और राष्ट्रीय स्तर। ठीक है, भारत सहित अनेक देशों में यह तीन स्तरों पर कार्य करती है: स्थानीय स्तर, राज्य प्रादेशिक स्तर और राष्ट्रीय स्तर। प्रत्येक स्तर भिन्न विषयों पर कार्य करता है। इसे तुलनात्मक परिप्रेक्ष्य देखें तो यदि आपके घर का बल्ब नहीं जल रहा है, ऐसे में आप पहले बल्ब, स्विच, फ्यूज आदि जांचेंगे। यदि वे काम नहीं कर रहे हैं तो आप बिजली मिस्त्री को बुलाएंगे और यदि पता चले कि समस्या घर पर नहीं तो आप बिजली विभाग जाकर शिकायत दर्ज कराएंगे। यह भी समस्या के समाधान के तीन स्तर हैं। तो भारत में स्थानीय सरकारें, राज्य सरकारें और केंद्र सरकारें, संघ सरकार है। मान लीजिए कुछ दिनों तक भारी बारिश के कारण एक जिले में या किसी क्षेत्र में बाढ़। देखिए, ये हमें दे रखे हैं सरकार के तीन स्तर हैं। केंद्र सरकार राष्ट्रीय स्तर पर कार्य करती है। राज्य सरकार राज्य स्तर पर काम करती है और स्थानीय सरकार नगर अथवा ग्राम स्तर पर कार्य करती है। ठीक है, तो सरकार के कितने स्तर है? तीन: केंद्र सरकार, राज्य सरकार और स्थानीय सरकार। आ गई है। यदि वे ज़्यादा भीषण नहीं है तो स्थानीय प्राधिकरण उस शक्ति को संभाल सकते हैं। यदि बाढ़ अनेक नगरों और बहुत से गांवों को प्रभावित करती है तो राज्य सरकार आगे आती है, इसकी जिम्मेदारी उठाते हुए प्रभावित लोगों को बचाने के लिए बचाव दल भेजती है। किंतु यदि बाढ़ भयानक रूप ले लेती है और विशाल क्षेत्र को प्रभावित करती है तो केंद्र सरकार मदद के लिए आगे आती है और राहत सामग्री और सेना इत्यादि भेजती है। इस उदाहरण में आप सरकार के तीन स्तर के काम देख सकते हैं। सामने के पृष्ठ पर दी गई तालिका में सरकार के तीनों अंगों के राष्ट्रीय और राज्य स्तर पर किए जाने वाले मुख्य कार्यों की रूपरेखा दी गई है। इनके बारे में विस्तार से विधानसभाओं की निश्चित भूमिका के साथ में पढ़ाया जाएगा। स्थानीय सरकारों का यहाँ उल्लेख नहीं किया गया है क्योंकि हम आगे के दो अध्यायों में से विस्तार से समझेंगे। देखो, ये आपको ये हमें दिखा रखा है। न्यायपालिका में देखिए भारत का सर्वोच्च न्यायालय। ठीक है, और राज्य स्तर पर उच्च न्यायालय। ठीक है, फिर राष्ट्रीय स्तर पर विधायिका के दो सदन होते हैं, लोकसभा और राज्यसभा।
जो राष्ट्रीय स्तर पर कानून का निर्माण करती है। ठीक है, और राज्य स्तर पर राज्य का एक विधानमंडल अथवा विधानसभा। ध्यान रहे कि अधिकांश राज्यों में विधानसभा होती है, जबकि कुछ राज्यों में विधानसभा के साथ साथ एक अन्य विधान परिषद भी होती है। ठीक है, इसके बाद देखिए संघ सरकार और राज्य सरकार। कार्यपालिका भारत के राष्ट्रपति, औपचारिक प्रमुख और 3 सशस्त्र सेनाओं के सर्वोच्च कमांडर द्वारा संचालित प्रधानमंत्री कार्यपालिका के प्रमुख होते हैं। ठीक है, और राज्य सरकार में राज्यपाल, औपचारिक प्रधान द्वारा संचालित और मुख्यमंत्री कार्यपालिका का प्रमुख होता है। और इसमें कार्यपालिका के कार्य और दायित्व क्या है? देखिए, रक्षा, विदेशी मामले, परमाणु ऊर्जा, संचार, मुद्रा, अंतर्राज्यीय वाणिज्य, शिक्षा और राष्ट्रीय नीतियों का प्रतिपादन। ये संघ स्तर पर है। ठीक है, उसके बाद पुलिस राज्य स्तर पर है कि पुलिस कानून व्यवस्था, राज्य स्तर पर केंद्र सरकार द्वारा बनाए गए कानूनों को अपनाना और उनका कार्यान्वयन करना, जन स्वास्थ्य, शिक्षा, कृषि, सिंचाई, स्थानीय सरकार। ठीक है, अब हम बात करते हैं डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम के बारे में। तमिलनाडु के रामेश्वरम के एक सामान्य परिवार में 1931 में APJ अब्दुल कलाम का जन्म हुआ। सुप्रसिद्ध वैज्ञानिक डॉक्टर कलाम को भारत के अंतरिक्ष कार्यक्रम, मिसाइल कार्यक्रम और परमाणु क्षमताओं के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका के कारण मिसाइल मैन के नाम से भी जाना जाता है। तो मिसाइल मैन के नाम से किसको जाना जाता है? तो जाना जाता है डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम को। ठीक है, इनका जन्म कब हुआ था? इनका जन्म हुआ था 1931 में। डॉक्टर अब्दुल कलाम 2002 से 2007 तक भारत के 11वें राष्ट्रपति के रूप में कार्यरत रहे। सर्वोच्च प्रतिष्ठित पद पर रहते हुए भी वे अच्छी शिक्षा और नई खोज के प्रति अपनी गहरी रुचि के कारण जनमानस, विशेषकर युवाओं से बहुत गहराई से जुड़े थे। सामाजिक कार्यों के प्रति लगाव, समर्पण और राष्ट्र के प्रति प्रतिबद्धता जैसे उनके गुणों ने लाखों लोगों को प्रेरित किया। उन्होंने भारत के युवाओं को अपने सपनों को साकार करने के लिए बड़े स्वप्न देखने और कठोर परिश्रम करने के लिए प्रोत्साहित किया। डॉक्टर कलाम ने यह दिखाया कि भले ही राष्ट्रपति के रूप में उनकी स्थिति सांकेतिक है, फिर भी वे असंख्य लोगों के जीवन को प्रभावित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं। आइए उनके कुछ प्रेरणादायक विचारों को ध्यान पर दें। तो देखिए, इसमें जो रेड में लिखा है कि आकाश की ओर देखिए, हम अकेले नहीं हैं, संपूर्ण ब्रह्मांड हमारा मित्र है और जो लोग सपने देखते हैं और उसके लिए काम करते हैं, वह उन्हें सर्वोत्तम सहायता के लिए तत्पर है। फिर है कि अपने लक्ष्य में सफल होने के लिए अपने लक्ष्य के प्रति एकाग्रचित्त निष्ठा रखिए। ठीक है, फिर ग्रीन में लिखा है कि यदि आप असफल होते हैं तो भी हार नहीं मानिए। FAIL का अर्थ है यानी कि फेल। ठीक है, फेल का उन्होंने अर्थ बताया कि फर्स्ट अटेम्प्ट इन लर्निंग, यानी सीखने की दिशा में पहला प्रयास। अंत द एंड नहीं है। वास्तव में END का अर्थ है एफर्ट नेवर डाउन। ठीक है, अर्थात प्रयास कभी निरर्थक नहीं होते। यदि आपको उत्तर में नो मिलता है तो इसका अर्थ है नेक्स्ट अपॉर्चुनिटी। ठीक है, अर्थात अगले अवसर के लिए तैयार रहे, अतः सकारात्मक रहे। तो देखिए, उन्होंने कितनी अच्छी बात कही है कि आप लाइफ में कभी भी असफल नहीं होते, बल्कि आप चीज़ों को सीखते हैं और कोई ना कोई आपको अनुभव मिलता है। तो यानी कि आपको हमेशा कैसे रहना चाहिए अपनी लाइफ में? सकारात्मक, पॉजिटिव रहना चाहिए। ठीक है, पीरियड में कि स्वप्न का अर्थ सोते समय स्वप्न देखना नहीं है, बल्कि स्वप्न वे हैं जो आपको सोने ना दे। ठीक है, फिर ब्लू में लिखा है कि यदि 4 बातों का ध्यान रखें, बड़ा लक्ष्य रखना, ज्ञान हासिल करना, कठिन परिश्रम करना और सतत प्रयास करना, तो कुछ भी प्राप्त किया जा सकता है। ठीक है, तो उन्होंने कि अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए सबसे बड़ी चीज़ क्या कही कि जो आपने अपना लक्ष्य हासिल रखा है ना, तो उसको हासिल करने के लिए आपको सबसे पहले आपकी नॉलेज होनी चाहिए। ठीक है, और आपको जो हार्ड वर्क करना है और कंटिन्यूस आपको उसके लिए एफर्ट लगाने, प्रयास करना है, तो कुछ भी प्राप्त किया जा सकता है। ठीक है, अब बात करते हैं लोकतंत्र की। आपने देखा हो कि हमने इससे पहले जनप्रतिनिधियों की बात की थी। विश्व के अधिकांश देशों ने शासन प्रणाली की नींव के रूप में लोकतंत्र को अपनाया है। इसका अंग्रेजी शब्द डेमोक्रेसी है, जो ग्रीक भाषा के दो शब्द डेमोस अर्थात लोक और क्रेटोस अर्थात शासन प्रणाली या तंत्र या शक्ति से बना है। अतः डेमोक्रेसी का शाब्दिक अर्थ हुआ लोक शासन या गणतंत्र, लोगों का शासन। परंतु क्या सभी लोग एक साथ शासन कर सकते हैं? स्पष्ट है कि यह संभव नहीं है। मान लीजिए कि आपकी कक्षा की किसी समस्या को विद्यालय के प्रधानाचार्य के ध्यान में लाना है, जैसे कि आपकी कक्षा में कोई समस्या है अथवा विद्यालय के बुनियादी ढांचे में कोई समस्या है, अथवा संभवतः आप अपने क्षेत्र भ्रमण की किसी स्थिति को प्रस्तावित करना चाहते हैं। इस स्थिति में क्या पूरी कक्षा प्रधानाचार्य के पास जाएगी? स्पष्ट है कि व्यवहारिक नहीं होगा। बहुत से विद्यालयों पूरी कक्षा मिलकर कक्षा के मॉनिटर या कक्षा के प्रतिनिधि का चयन करती है। यदि कोई मॉनिटर नहीं भी है तो भी किसी विशेष कार्य के लिए किसी एक प्रतिनिधि का चयन किया जा सकता है और उस प्रतिनिधि को प्रधानाचार्य के पास भेजा जा सकता है।
यही सिद्धांत राज्य और राष्ट्रीय स्तर पर भी लागू होता है। चुनावों के माध्यम से जनता अपने प्रतिनिधियों को वोट देकर चयन करती है। जो संबंधित सभा के चयनित सदस्य होते हैं उन्हें प्राय राज्य के स्तर पर विधायक तथा राष्ट्रीय स्तर पर सांसद कहा जाता है। ये सभी चयनित सदस्य विधानसभा लोकसभा में कानूनों पर चर्चा करते हैं, समस्याओं और समाधान पर विचार विमर्श करते हैं। मतभेद की स्थिति में एक दूसरे संवाद और तर्क वितर्क द्वारा समस्या का हल करने का प्रयास करते हैं। किसी भी आधुनिक लोकतंत्र की तरह भारत में जनप्रतिनिधि आधारित लोकतंत्र है। 2024 के परिप्रेक्ष्य में देखें तो लगभग 97 करोड़ मतदाताओं के साथ भारत विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र भी है। भारत में कानून के अनुसार 18 वर्ष से ऊपर की आयु के सभी भारतीय नागरिकों को चुनावों में मतदान करने का अधिकार है। मान लीजिए कि आपकी कक्षा पिकनिक पर जाने की योजना बना रही है। पिकनिक पर जाने के 2 संभावित स्थान है, का और ख्या। इन दोनों स्थानों पर जाने के लाभ हानि जैसे उनकी दूरी, पहुंचने में लगने वाला समय, खर्च, मूलभूत आवश्यकताओं की उपलब्धता आदि पर कक्षा विचार विमर्श करती है। इन स्थितियों में सभी के लिए किसी एक निर्णय पर आना कठिन हो जाता है। ऐसे में शिक्षक निर्णय लेते हैं कि मतदान से समस्या का समाधान निकल सकता है। क स्थान पर जाने वाले विद्यार्थी अपने हाथ उठाएं और उसके बाद जो विद्यार्थी ख स्थान पर जाना चाहते हैं वे भी अपना हाथ उठाएं। जिस विकल्प के लिए सबसे ज़्यादा विद्यार्थियों ने हाथ उठाए उस विकल्प या स्थान को पिकनिक पर जाने के लिए चुन लिया जाता है। यह प्रक्रिया मतदान वोटिंग कहलाती है। यह प्रत्यक्ष लोकतंत्र का उदाहरण है जहां निश्चित करने में प्रत्येक विद्यार्थी की राय ली गई है। आधारभूत धरातलीय लोकतंत्र उस तंत्र को इशारा करता है जिसमें समानता नागरिकों की भागीदारी को प्रोत्साहित और सुनिश्चित किया जाता है, जैसे कि पृष्ठ 155 पर चित्र 10.4 में दिखाया गया पिरामिड का आधार है। इस प्रकार के तंत्र में नागरिक स्वयं को प्रभावित करने वाले निर्णयों पर अपनी बात रख सकते हैं। भारतीय लोकतंत्र की अन्य विशेषताओं का अध्ययन हम आगे के 2 अध्यायों और अगली कक्षाओं में भी करेंगे। तो देखिए हमने क्या पढ़ा, क्या सीखा। ये है कि सरकार और शासन के बिना कोई भी देश नहीं चल सकता। ठीक है। और आधुनिक सरकार के 3 अंग हैं, विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका, जिन्हें एक साथ कार्य करने की आवश्यकता होती है। फिर भारत सरकार के 3 स्तर पर कार्य करती है, संघीय अथवा राष्ट्रीय स्तर और राज्य स्तर और स्थानीय स्तर। ठीक है। लोकतंत्र इस प्रणाली की पूर्ण रूपरेखा है। ये राज्य और राष्ट्रीय दोनों स्तर पर चयनित प्रतिनिधियों के माध्यम से कार्य करती है। ठीक है। देखिए ये चैप्टर अच्छा था और आपको समझ में भी आ गया होगा। ठीक है। प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें, साथ ही और बच्चों को भी शेयर करें ताकि और बच्चों को भी इसका लाभ मिल सके। आज की वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।